हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा और क्या क्या बेनिफिट है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के। क्या आपको वाकई में अपना बिजनेस एज ए प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए या फिर आप एलएलपी में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस अपना छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप इंटरनेशनली नहीं ग्रो करना चाहते या फिर आप दूसरे लोगों से फंडिंग नहीं लेना चाहते, तो आप एलएलपी में जा सकते हैं। एलएलपी एक बेटर ऑप्शन है और उसमें एनुअल कंप्लायंसेस का जो खर्चा है ऑडिटेड का, वो भी कम आता है। अगर आप फंडिंग लेना चाहते हैं, बड़े स्केल पर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करानी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में किस तरीके से आई। तो प्राइवेट लिमिटेड क्या कंपनी क्या है दोस्तों? वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया। यानी कि दोस्तों, जो भी स्टार्टिंग में जब से हमारा कंपनी एक्ट इंडिया में आया है, अंग्रेजों के आने से पहले, इंडिपेंडेंस इंडिया होने से पहले 1932 वाला एक्ट चलता था, उससे पहले 1919 कंपनी एक्ट था। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो 1956 के नाम से एक्ट आया। उसके बाद 2013 में इस एक्ट को चेंज करके 2013 कंपनी एक्ट बना दिया गया। तो अब जो हमारी कंपनी रजिस्टर होंगी वो होंगी 2013 वाले कंपनी एक्ट के अंडर। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने एक्टर जो हमारे गुरुदत्त साहब थे उनका नाम सुना होगा, तो उनकी भी पहली कंपनी थी जो उन्होंने 1955 में रजिस्टर कराई थी, उसका नाम था गुरुदत्त फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। या आप देख सकते हैं सलमान खान फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यशराज फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। तो इससे आप बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। एवरी बिग कंपनी वाज फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके बाद में पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसको प्राइवेट वर्ड इसमें क्यों ऐड किया गया दोस्तों, तो इसलिए ऐड किया गया क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर ऐड करने के लिए लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है? जी हाँ दोस्तों, 200 मेंबर की यहाँ पर लिमिट होती है। आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं बना सकते, यानी कि मेंबर से हमें फंड लेना होता है कैपिटल के रूप में। ठीक है। तो हम 200 से ज्यादा लोगों से कैपिटल, इक्विटी कैपिटल या प्रेफरेंस कैपिटल या कन्वर्टेबल डिवेंचर नहीं ले सकते हैं। ठीक है। चाहे आपने रिलायंस का नाम सुना हो, टाटा का नाम सुना हो, इन्फोसिस का नाम सुना हो, स्टार्टिंग में ये क्या थी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अब इनको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया दोस्तों? पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर ही रजिस्टर्ड होती है। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर कराना चाहेंगे फ्यूचर में, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे, जिससे आपके शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। आईपीओ आ सकता है आपकी कंपनी का भी। तो पहले आप प्राइवेट लिमिटेड में 3 साल रहे, उसके बाद में आप पब्लिक में कन्वर्ट करा के लिस्टिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये जो हमारी कंपनी होगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होगी। यानी दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए इंडिया में एक लॉ बनाया गया है। जैसे कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके लिए सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर बताया गया है कि सजा किस तरीके से दी जाएगी। अगर ये कुछ कांड कर दिया है तो इसकी क्या सजा होगी, क्या इंप्रिजनमेंट होगी। लेकिन इंडियन पेनल कोड आईपीसी में सजा बताई गई है कि इस काम के लिए अगर आपने इस तरीके का कुछ फ्रॉड या कुछ मर्डर या किसी को धमकी दी है तो ये पेनल्टी हो सकती है। मूवीज वगैरह में भी अक्सर आपने देखा होगा कि दफा 302 के तहत सजाए मौत। तो वो क्या है? एक दफा का मतलब सेक्शन होती है। तो सेक्शन किसकी होती है दोस्तों? इंडियन पेनल कोड की। उसी तरीके से अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 2013 में, और प्राइवेट लिमिटेड गवर्न होती है जो प्राइवेट लिमिटेड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। और अलग अलग प्रोविजन आगे कंपनी एक्ट के एप्लीकेबल होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। उसके बाद दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो गवर्न करता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती है। और गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपना पावर किसको दे रखी है? सीआरसी को, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को दे रखी है। और किसको दे रखी है? आरडी को दे रखी है, यानी कि रीजनल डायरेक्टर को। ठीक है। तो जो एमसीए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है, ये इंटरनल बैकएंड का काम करता है कि लोगों को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर प्रोसीजरल काम है, कोई फॉर्म अप्रूव करना है, तो वो पावर किसको दे दी है? कुछ पावर इन्होंने सीआरसी को दे दी है और कुछ पावर किसको दे दी है? आरडी को दे दी है। और बाकी की पावर दे दी है आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। आरओसी दोस्तों मोस्टली स्टेट में स्टेट वाइज होते हैं। ठीक है। तो ये सेंट्रल पे बेसिस पर नहीं होते हैं। सीआरसी और आरडी हमारे सेंट्रल बेसिस पर होते हैं। और आरडी भी हमने 4 इंडिया के रीजन में अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि हर रीजन का एक अलग आरडी बना दिया, जैसे नॉर्थ रीजन का, साउथ रीजन का या वेस्ट रीजन का। इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन रन बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। तो आप इंडिया में कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड में कर सकते हैं। आप इंडिया में ही अपनी कंपनी रजिस्टर करा के आप यूएस, यूके या दुबई वगैरह में कहीं भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंपनी रजिस्टर कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो वहां पे लोकल में भी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, अगर आप फॉरेन में भी जा रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कुछ हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, एफएक्यूज, जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, तो हमने उनको एफएक्यूज बना दिए हैं जिनका हम आंसर कर देते हैं। कई लोग के क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं कि सर कैन रन मोर देन वन बिजनेस, क्या प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एक से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। आप अगर आईटी सेक्टर की सर्विस दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर बनाना, लैपटॉप बनाना, मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, मतलब वेबसाइट बनाना, ये करना। उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी सर्विस भी दे सकते हैं कि आईटी सेक्टर में क्या क्या काम होता है। और आईटी से अलग भी आप और सेक्टर की कंपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल में आप जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर की आप कंपनी देना चाहते हैं। ठीक है। तो वो भी, यानी कि आप एक से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेटीएम की बात लें तो पेटीएम की ऐप भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक भी है, पेटीएम मॉल भी है। तो क्या है? ई कॉमर्स की सर्विस दे रहा हो, बैंक वाले भी दे रहा है, फाइनेंस की सर्विस भी दे रहा है। तो उस तरीके से कर सकते हैं आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रांड नेम एंड कंपनी नेम कैन बी डिफरेंट।
क्या कंपनी का नाम और ब्रांड का नाम डिफरेंट हो सकता है? आंसर इज यस। फॉर एग्जांपल पेटीएम की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जो पेटीएम हमारा ऐप वाला है या पेटीएम पेमेंट बैंक है या पेटीएम मनी है, इनके नाम से आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो इनकी नहीं है। इस कंपनी का नाम है 197 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, अब ये लिमिटेड हो गई है। इसका आईपीओ भी आ गया है, अब ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हो गई है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका जो ब्रांड नेम है वो है पेटीएम और जो कंपनी का नाम है वो है 197 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है वेदर डायरेक्टर हैव टू विजिट रजिस्ट्रार ऑफिस। नहीं, डायरेक्टर को कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट देने हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों, इफ आई इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वेदर एनी टैक्स रिलैक्सेशन, क्या आपको कोई टैक्स में छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी? आंसर इज यस, आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप कंपनी रजिस्टर कराने के बाद स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे भी अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। स्टार्टअप इंडिया पे तब रजिस्टर कराते हैं दोस्तों जब आपका बिजनेस कोई इनोवेटिव आइडिया पर बनाया गया है, ऐसा बिजनेस है जो किसी भी सेक्टर को ग्रो करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, या नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। उस टाइप के लोगों को स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अगर आपका उसमें कवर होता है तो आपको भी टैक्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद आता है, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या मैं एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं? जी हाँ, बन सकते हैं। कितनी कंपनी बन सकते हैं? अप टू 20 कंपनीज में आप डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन कि सर अगर मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा? जी नहीं दोस्तों, मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आप कंपनी से सैलरी ले रहे हैं या फिर आपकी कोई और बिजनेस है और उस बिजनेस से या सैलरी में आपकी जो सैलरी या इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तभी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, अदरवाइज आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 2% की, यानी कम से कम 2 लोग मिलकर ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, तो कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो अकेला ही हूं और अकेला बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं 2 लोग कहां से लाऊं? उस केस में दोस्तों जरूरी नहीं कि जो 2 लोग आएंगे दोनों के दोनों बिजनेस करें, पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन करें। आप इस केस में कर सकते हैं, एक आप खुद हो जाएं और एक अपनी फैमिली में से किसी भी मेंबर को लेकर के अपनी कंपनी बना सकते हैं। उनके सिर्फ ओन रिकॉर्ड वो डायरेक्टर या शेयर होल्डर रहेंगे। 90% के 99% के आप रह जाइए, 1% का शेयर उनको दे दिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि सेकंड है। ठीक है, मेजोरिटी रोल आपके हाथ में ही रहेगा। अगर आप दोनों पार्टनर है, दोनों बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 50-50 के भी पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी फैमिली में से या फ्रेंड को, किसी को भी, मदर फादर ब्रदर सिस्टर या वाइफ हस्बैंड को भी बना सकते हैं। कैपिटल की अगर बात करें तो दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड में अब पहले 1 लाख की लिमिट थी, अब वो लिमिट उन्होंने हटा दी है। तो वह अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप 10,000, 50,000, 1 लाख या कितनी भी कैपिटल रख सकते हैं। नॉर्मली लोग 1 लाख की कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है? दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है सिक्योर नेम। अगर हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप फॉर्म जो अनरजिस्टर्ड वाली होती है उसमें काम करते हैं तो हमारा जो नाम है वो सिक्योर नहीं होता। अगर आपने कई सारे देखे होंगे कि गुप्ता मिष्ठान भंडार या इस तरीके के जो होते हैं, गुप्ता बुक डिपो, तो वो नाम के रजिस्टर नहीं होते हैं। आप इस गली में एक दुकान देखेंगे, ऐसी दूसरी गली में फिर आपको सेम नाम से दूसरी दुकान भी मिल जाएगी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ है। अगर आपने अपने नाम को रजिस्टर करा लिया है तो सेम नाम से कहीं भी पूरे इंडिया में कोई और कंपनी हो ही नहीं सकती है। अगर कोई बाई चांस बिना रजिस्टर कराए अपनी कंपनी का नाम ऐसे रख लेता है तो आप उस पर लीगली एक्शन ले सकते हैं कि हमने इस नाम से पहले से रजिस्टर कराई हुई है, आप ये नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी कि आप जो होंगे और आपकी कंपनी जो होगी वो अलग पर्सन होगी। यानी जब हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो लॉ के अंडर उसको एक पर्सन मान लिया जाता है। हम होते हैं नेचुरल पर्सन और उसको मान लिया जाता है एक कॉर्पोरेट पर्सन, यानी कि एक स्टेचुअरी पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने बनाया है, नेचुरल वो पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब है कि कंपनी लोन लेगी तो कंपनी ही चुकाया करेगी, मैं नहीं चुकाऊंगा उसको। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी अपनी रजिस्टर करा लेते हैं दोस्तों तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। यानी जितने परसेंट, अगर आपकी कंपनी कैपिटल 1 लाख है और आपने 50% शेयर के लिए उसमें लिखा है तो सिर्फ आपकी लायबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए देना। बाकी जो कंपनी लोन ले रही है, ठीक है, किसी भी बैंक से, किसी भी पर्सन से, तो वो लायबिलिटी किसकी? कंपनी की लायबिलिटी है उस लोन को चुकाना, ना कि डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी। डायरेक्टर की लायबिलिटी पर्सनल तब हो सकती है अगर लोन का पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए लगाया हुआ है। अगर बिजनेस के यूज के लिए लगाया गया, बिजनेस में डूब गया तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है पर्सनली वो लॉ के अंदर भी लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फायदे हैं, आप कर सकते हैं। फंड रेज कर सकते हैं आप किसी भी एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट है, या फिर किसी और शेयर होल्डर से जो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है या अदर देन फैमिली मेंबर भी हो सकता है। दोस्तों खास करके जो स्टार्टअप हमारे होते हैं, जैसे ओयो या फ्लिपकार्ट हो, चायोज हो, अब स्टार्टअप जो एमबीए चाय वाले की स्टार्टअप आया था, वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं और अपना जो बिजनेस आइडिया है उसके पीपीटी बना करके लोगों के पास जाते हैं। ये लोग होते हैं एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट। ये क्या करते हैं, नए नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगाते हैं। आपको सिर्फ इनके पास जाना है, अपना आइडिया लेकर के प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह आपको साइन कराना है कि सर मैं आपका अपना बिजनेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस बिजनेस को कहीं और डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है तो आप मेरे बिजनेस में फंड लगा सकते हैं। फंड लगाने के बदले में दोस्तों वो आपसे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेते, लेकिन हाँ अगर बिजनेस आपका ग्रो करता है तो वो लोग बिजनेस में शेयर लेते हैं, प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। अगर आपका बिजनेस डूब गया तो वो कुछ नहीं लेते, उनका पैसा भी डूब जाता है, आपको अपने आप से कुछ नहीं देना होता है। तो ये फायदे हैं, तो आप स्टार्टअप के लिए इसमें जा सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, एफडीआई अलाउड है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप बाहर से फॉरेन कंट्रीज से अपनी कंपनी में फंड ले सकते हैं। अगर आपकी जानकारी अच्छी है, या फिर आप फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट भी, फॉरेन एंजल इन्वेस्टर भी पैसा लगा दे सकते हैं। ठीक है। बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड इमेज। दोस्तों, जब भी कोई पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या आपके बिजनेस में जाएगा, आपकी कंपनी में जॉब करेगा या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेगा, तो सबसे पहले गूगल पर आपकी कंपनी का नाम सर्च करेगा। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वेबसाइट तो आप कोई भी बना सकता है यार, 1-2 हज़ार रुपए का डोमेन और होस्टिंग लेकर के कोई भी वेबसाइट बना सकता है, चाहे वो कंपनी रजिस्टर है या नहीं है। लेकिन जब उसको दिखेगा कि इस कंपनी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, तो उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई ये कंपनी रजिस्टर है और ये कंपनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो वो फिर आप पर ट्रस्ट करेगा और आपकी ब्रांड इमेज बन जाएगी, यानी आपके ब्रांड की वैल्यू होगी। आज हम देखते हैं ना, टाटा का जो प्रोडक्ट होता है, हम सिर्फ देखते हैं अच्छा ये तो टाटा का यार अच्छा ही होगा इसका मतलब, हम देखते नहीं ज्यादा जानकारी उसके बारे में। तो जो ब्रांड इमेज बन जाती है, जैसे एप्पल के फोन होते हैं, हम देखते हैं कि ये एप्पल का है, हम ज्यादा पैसे खर्च करके भी उसको ले लेते हैं। तो ये वाली ब्रांड इमेज हमें किस तरीके से बनानी है, एक तो हमें काम अच्छा करना है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी की सर्विस देनी है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है और रजिस्टर करा के रखना है। अपने जो टैक्सेशन कंप्लायंसेस एनुअल फाइलिंग है वो टाइम पर करानी है। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट भी अवार्ड देती है, गवर्नमेंट भी हमें फंडिंग दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है, अगर हमारी एनुअल फाइलिंग टैक्सेशन सब कुछ ऑन टाइम है तो। ओनिक प्रॉपर्टी। दोस्तों, जब ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन गई, यानी कि लॉ के अंदर एक पर्सन मान लिया गया कंपनी को, तो इसको ये भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने नाम पर, यानी कंपनी को अधिकार दिया गया है कि कंपनी अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, अपने नाम पर बिजनेस कर सकती है। अगर मैं इसके डायरेक्टर हूं तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि ये जयविंद्र का बिजनेस है, ये कहेगी कि ये कंपनी का बिजनेस है, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस है और जयविंद्र सिंह इसके डायरेक्टर हैं, ये इसको कंपनी को रन करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन बिजनेस किसका है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, तो अपने नाम पर ये काम कर सकती है। कैन रन बिजनेस ऑन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पर कर सकती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो दोस्तों कम से कम 2% की रिक्वायरमेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ बेसिक केवाईसी की हमें जरूरत पड़ती है। केवाईसी में आपके क्या आ सकते हैं, पैन कार्ड आपको मैंडेटरी देना होगा, आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड की जगह आप डीएल या पासपोर्ट या वोटर आईडी भी दे सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हमें दोस्तों, अगर आपके पास पहले से डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी होती है। अगर आप पहले से किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी होगी, आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड ही देना होगा। और आपको दोस्तों ईमेल आईडी और फोन नंबर अपने और एक फोटो भी देना होता है। और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो भी आपको देनी होती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अनएजुकेटेड हैं, 12th पास है, 10th पास है या कोई भी डिग्री होल्डर है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। और दोस्तों जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का एक ऑफिस एड्रेस होता है। वो ऑफिस एड्रेस आपका कॉमर्शियल भी हो सकता है या आपके घर के एड्रेस का भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है। तो ऑफिस एड्रेस के लिए हमें एक बिजली का बिल या पोस्टपेड फोन बिल या गैस बिल देना होता है। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी या वो एड्रेस रेंटेड है, रेंट पर आपने दे रखा है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होगा। अब दोस्तों हम प्रोसेस देखें रजिस्टर करने का। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसमें काफी सारे लीगल प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो आप ये खुद से तो ट्राई करें ना, क्योंकि ये जीएसटी या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की तरह एक इजी प्रोसेस नहीं है, ये एक लीगल प्रोसीजर है। क्योंकि देखो एक एग्जांपल की तरह से मैं समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल आपको सर दर्द हुआ, आपको जुकाम हुआ, ठीक है, कोल्ड हुआ, तो आपने मेडिकल से जाकर के 2-3 मेडिसिन ले ली, लेकिन वहीं आपको कोई मेजर इंजरी हो गई, ठीक है, उस केस में आप खुद से तो नहीं कर पाएंगे, खुद से तो अपना पूरा प्लास्टर या कोई पूरा जो सर्जरी वगैरह वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही जाना होगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर हमें बिजनेस में आगे जाना है, ग्रो करना है, तो हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप 2-4 दिन अपने रजिस्टर करने में कर देंगे, उसके बाद भी रजिस्टर आपसे नहीं होगी। कई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, बीच में फंस जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट फीस भी 4-5 हज़ार रुपये मतलब उसमें स्पेंड हो चुकी होती है। उसके बाद फिर से हमें बोलते हैं कि सर अब हम परेशान हो गए, अब आप इसको सही करके रजिस्टर करा दीजिए। और दोस्तों जब भी कंपनी रजिस्टर करते हैं तो इस पे डीएससी से साइन होते हैं, किसी भी सीए के या सीएस के साइन होते हैं। सीए लोग दोस्तों साइन नहीं करते क्योंकि वो कंपनी की ऑडिट भी करते हैं। तो ऑडिट के केस में ये कंपनी लॉ का प्रोविजन है कि जो ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करेंगे वो ऑडिटर कंपनी का कोई और काम नहीं करेंगे, वो कंपनी में एनुअल फाइलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वो कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो नहीं करेंगे, वो कंपनी रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इस तरीके की प्रोविजन है, इसलिए ये काम किसको आ जाता है, फिर सीएस को ही आ जाता है। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने किसी लोकल सीए या सीएस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे फीस अपनी पता कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, अप्लाई फॉर क्लास 3 डीएससी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना होगा और अपने डीएससी रजिस्टर कराने होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होगा और अपनी कंपनी का नाम अप्रूव कराना होगा। नेम अप्रूवल के टाइम पर भी हमें क्या क्या काम करना है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब बिजनेस एक्टिविटीज हमारी कंपनी की क्या रहने वाली है, उसकी हमें जानकारी देनी है। कब, नेम अप्रूवल के टाइम पर ही। हम दोस्तों एट द टाइम 2 नाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 में से हमारा कोई भी नाम अप्रूव हो सकता है। अगर दोनों नहीं हुए तो फिर हमें दोबारा नेम अप्रूवल के लिए देना होगा। हमें दोस्तों एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के फॉर्म प्रिपेयर करने होते हैं और एमओए एंड एओए हमें लिखना होता है, पूरा का पूरा 8-10 पेज का ड्राफ्ट करना होता है लीगल प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है। अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर देना है। और जो डायरेक्टर होते हैं उनका होता है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है। जब हमारी कंपनी अप्रूव हो जाएगी तो हमें
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद पैन एंड टैन नंबर मिल जाएगा। जब दोस्तों हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो हमारे पास कौन कौन सी डिटेल आ जाती है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आते हैं, ये उनकी सारी डिटेल है। एक आपके पास आता है COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपके पास आते हैं कंपनी के पैन कार्ड और टैन कार्ड, अप्रूव्ड MOA एंड AOA लिखा होता है। MOA में दोस्तों लिखा होता है कि आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, कौन कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं कि आप किस तरीके से कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से किसी और कंपनी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे आप अपने मेंबर बना सकते हैं, कैसे आप मीटिंग करेंगे, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग करेंगे, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल में लिखे रहते हैं। और आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, और आपको दोस्तों ESI और PF का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसकी जो रिटर्न हमें दोस्तों करनी होती है जब हमें ये एप्लीकेबल होगा, यानी जब 10 और 20 एम्प्लॉय का क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी करनी होती है। सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन लेके रख लेना होता है। अक्सर जो लोग टेंडर वगैरह लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए ESI और EPF जरूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में मांगे जाते हैं कि आपके पास लेबर है तो आप उनका ESI और EPF का काम करते हैं या नहीं करते हैं, पैसा जमा करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास DSC मिलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर हम दोस्तों कॉस्ट की बात करें कि कितनी कॉस्ट आती है, तो पहले हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी DSC लेने होते हैं। DSC की कुछ कॉस्ट आती है, गवर्नमेंट फीस आती है। गवर्नमेंट फीस दोस्तों हर स्टेट में अलग अलग होती है। उसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल फीस आती है, जो CA या CS आपकी कंपनी को रजिस्टर करेंगे। नॉर्मली जो प्रोफेशनल फीस लोग मतलब प्रोफेशनल लेते हैं तो 10 to 15,000 या 8,000 लेते हैं, गवर्नमेंट फीस और DSC फीस अलग। लेकिन हम दोस्तों काफ़ी नॉर्मल चार्जेस पर आपकी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारी डिटेल है। और हमारा ऑफिस एड्रेस दोस्तों ये है ऑफिस नंबर 5C, ब्लॉक C, सुल्तानपुरी, दिल्ली में हमारा ऑफिस है। और भी काफ़ी सिटीज़ में हमारी ब्रांचेज हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं कंपनी रजिस्टर कराने के लिए तभी आप व्हाट्सअप करें या तभी बात करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है तो कॉल ना करें, ठीक है। जब आप सीरियस हो तभी आप रजिस्टर करने के बारे में सोचें, क्योंकि दोस्तों टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आप जो काम करें वही करते रहें, और जब आप बिजनेस के लिए सीरियस है तभी आप करें, ठीक है। तो हमारा काम है बिजनेस को प्रमोट करना और आपका काम है बिजनेस करना।